बोने की अंगूठी। ज़माना गुज़रा। किसी मुल्क में एक गांव था जिसमें एक किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। इसकी बेटी का नाम लैला रुख था और वो 15-16 साल की एक नहायत खूबसूरत, हसीन और जमील लड़की थी। वो बहुत बाइखलाक और हर किसी के दुख दर्द में काम आने वाली लड़की थी। लैला रुख घर के कामों में अपनी माँ का हाथ भी बटाती थी और मुर्गियों की देखभाल भी करती थी। इन कामों से फारिग होकर वो अपनी बकरियों को करीबी जंगल में चराने के लिए ले जाती। बकरियां तो जंगल में घास और झाड़ियों में लगे पत्ते खाने लगती और लैला रो किसी मिट्टी के टीले पर बैठकर इनकी रखवाली करती और इस बात का ध्यान रखती कि कोई बकरी ज़्यादा दूर ना निकल जाए। इस जंगल में जाकर इसकी खुली फिजा में बकरियों को चराने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन सूरज ढलने से पहले वो अपनी बकरियों को हाँक कर जंगल से घर की जानिब आ रही थी कि रास्ते में से ज़मीन पर कोई चमकती चीज़ नजर आई। इसने उठाकर देखा तो वो एक नन्ही सी सुनहरी अंगूठी थी जिस पर सुर्ख रंग का एक नगीना भी जड़ा हुआ था। लैला रुख ने इधर उधर देखा कि शायद इसे वो शख्स नजर आ जाए जिसकी ये अंगूठी थी, मगर आसपास कोई भी ना था। इसने अंगूठी को अपनी ओढ़नी के पल्लू में बांध लिया और सोचा कि अगर इसे अंगूठी का मालिक कभी मिल गया तो वो इसे इसके हवाले कर देगी। इसके बाद वो फिर बकरियों को हाँकती हुई घर की जानिब चल पड़ी। अभी वो घर से कुछ फासले पर ही थी कि रास्ते में एक दरख्त के नीचे से एक छोटा सा बूना बैठा नजर आया। इसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में आंसू भरे हुए थे। लैला रुख को इसे यूं उदास देखकर बहुत तरस आया और वो इसके पास आकर बोली, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? आप गमज़दा नजर आ रहे हैं। बोने ने एक भरी और उदास लहजे में बोला, तुम तो क्या मेरी मदद तो कोई भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी ज़मीन है, वरना वो ना जाने मेरी जेब से कहाँ गिर गई है। जब मैं झुककर दरिया से पानी पी रहा था तो हो सकता है वो दरिया में गिर पड़ी हो। इसकी बात सुनकर लैला रुख हंस पड़ी। कहीं आपकी अंगूठी तो नहीं खोगी? इसने हंसते हुए सवाल किया। इसकी बात सुनकर बोना हैरत से उछल पड़ा। लड़की, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी अंगूठी खो गई है? इसने हैरानगी से पूछा। मुझे कुछ दूर ज़मीन पर इसे एक अंगूठी मिली थी और मैंने आपकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया था कि ये आप ही की होगी। लैला रुख ने अपनी ओढ़नी के पल्लू से अंगूठी निकालकर बोने के हवाले करते हुए कहा। बोना खुश हो गया। इसने अंगूठी लेकर एहतियात से अपनी जेब में रख ली और लैला रुख से बोला, ये एक बहुत ही कीमती अंगूठी है। इसे बेचकर तुम्हें बहुत सारी रकम मिल सकती थी, मगर तुम एक अच्छी और नेक दिल लड़की हो और तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी लालच नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये अंगूठी मैंने अपनी प्यारी बीवी को तोहफे में देने के लिए ली थी। मैं खुश हूँ कि आपकी अंगूठी आपको मिल गई है, लैला रुख ने कहा। बोने ने मुस्कुराकर इसकी बात सुनी और अपने थैले में से चांदी का एक डब्बा निकालकर इसे लैला रुख को देते हुए बोला, लड़की, मैं तुम्हारी नेकी का इनाम तो नहीं दे सकता क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई कीमती चीज़ नहीं है। हाँ, जंगल से गुजरते हुए एक जादूगरनी के घर की खिड़की के नीचे से मुझे ये डिबिया मिली थी। इसमें एक बीज है और मुझे यकीन है कि ये जादू का बीज होगा। घर जाकर इसे ज़मीन में बो देना। हो सकता है इसमें से ऐसा दरख्त निकल आए जिसे मैं बजाय फलों और फूलों के सोने चांदी की शर्फियाँ लगती हों। अगर ऐसा हो गया तो मज़े आ जाएंगे, तुम अमीर हो जाओगी। लैला रुख ने डिबिया लेकर बोने का शुक्रिया अदा किया और बोने ने अपने मुंह में दोनों हाथों की एक उंगली डालकर जोर से सीटी बजाई और सीटी की आवाज़ सुनते ही सामने की झाड़ियों में हलचल मची और इनमें से बोने से कुछ बड़े कद का एक घोड़ा निकल कर आया और इसके पास खड़ा हो गया। इसके मुंह में घास दबी हुई थी जिसे वो मज़े ले लेकर खा रहा था। बोने ने लैला रुख को खुदा हाफिज कहा और अपने छोटे से घोड़े पर सवार होकर लम्हा भर में ही नज़रों से ओझल हो गया। लैला रुख खुशी खुशी घर आकर इसने बकरियों को इनके खूंटों से बांध दिया। फिर इसने सहन में एक अच्छी सी जगह देखकर ज़मीन खोद दी और इसमें वो जादुई बीज दबा दिया। बीज दबाने के बाद इसने इस पर थोड़ा सा पानी भी छिड़क दिया और अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बाद किसान भी खेतों पर से घर लौट आया। रात हो गई थी। किसान, इसकी बीवी और लैला रुख ने खाना खाया और सोने के लिए बिस्तरों पर लेट गए। अगली सुबह जब लैला रुख उठी तो इसने इस जगह जहाँ बीज बोया था वहाँ एक मटर का पौधा देखा। लैला रुख को बहुत हैरत हुई। एक तो इस बात पर कि एक ही रात में मटर का पौधा ज़मीन से कैसे निकल आया और इतना बड़ा हो गया। दूसरी हैरत इसे इस बात पर थी कि इस पौधे की शाख में एक मटर की फली भी लगी हुई थी। वो समझ गई कि जादू के बीज की वजह से ऐसा हुआ है। इसने जल्दी से मटर की फली पौधे से तोड़ी और इसे छील कर देखने लगी। इसे छीला तो अंदर मटर के दाने नहीं बल्कि एक बहुत ही छोटा सा लड़का आंखें बंद किए लेटा था। लैला रुख डरपोक लड़की नहीं थी, इसलिए वो इसे अजीबोगरीब छोटे से लड़के को देखकर जरा सी भी नहीं डरी। इसने जल्दी से इसे
लड़के को फली से निकाल कर अपनी हथेली पर रख लिया और इसे गौर से देखने लगी। फली से निकलते ही लड़के की आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? लड़के ने हैरत से आंखें चिपकाते हुए पूछा। शायद मैं देवों की दुनिया में पहुंच गया हूँ। इतनी बड़ी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरी हथेली पर हो नन्हे लड़के। मैं देव नहीं हूँ, आम इंसान ही हूँ। तुम ही बस बहुत छोटे से हो। लैला रूख ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस नन्ही लड़की को देखकर खुश हो गई थी। इसने दिल में सोच लिया था कि वो इस लड़के को अपने घर में ही रखेगी। मुझे भूख लग रही है, लड़के ने कहा। क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? लैला रुख ने कहा। तुम क्या खाओगे मुझे बता दो। जौ की रोटी और मक्खन तो तुम खा नहीं सकोगे। जौ की रोटी तो बहुत बड़ी होती है। क्या तुम अखरोट का हलवा बना सकती हो? लड़के ने जल्दी से पूछा। बना तो मैं लूँगी, मगर इसके लिए मुझे अखरोट लेने के लिए पहाड़ों पर जाना होगा। हमारे घर में अखरोट नहीं है। लैला रुख ने कहा। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लड़के ने कहा। वो लड़के को हाथ में लेकर अपनी माँ के पास पहुंची और इसके मुतालिक बताया। मटर की फली से निकलने वाले लड़के को देखकर इसकी माँ डर गई। इतना छोटा सा लड़का तो इसने कभी नहीं देखा था। इसका खौफ महसूस करके लड़के का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली। आप इतनी बड़ी हो कि मुझसे डर गई हैं, मगर मैं इतना छोटा होने के बावजूद भी आपसे नहीं डरा। हा 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 हा। लड़का था तो छोटा सा, मगर बातें मज़े की करता था। इसकी बात सुनकर लैला रूख की माँ मुस्कुराने लगी और इसका खौफ दूर हो गया। लैला रूख ने अपनी माँ से कहा। आज मैं बकरियों को जंगल में नहीं ले जाऊंगी, इन्हें यहीं चारा डाल दोगी। मुझे पहाड़ों पर जाकर वहाँ से अखरोट लाना है, ताकि इस नन्हे लड़के के लिए हलवा बना सकूँ। ठीक है, मगर खूब देखभाल कर जाना, वहाँ पर बड़े खतरात होते हैं। तुम वापस आओगी तो मैं इस लड़के का नारियल के छिलके से बिस्तर बना कर रखूँगी और इसके छोटे छोटे कपड़े और जूते भी बनाऊँगी। मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया है। अगर ये बड़ा होता तो मैं तुम्हारी शादी से कर देती, इसकी माँ ने मुस्कुरा कर कहा। अपनी शादी का सुनकर लैला रूख का चेहरा मारे शर्म के गुलाबी हो गया और वह मटर की फली वाले लड़के को लेकर जल्दी से कमरे से निकल गई। किसान तो मुंह अंधेरे ही खेतों पर काम के लिए निकल गया था, इसलिए वो इस लड़के से नहीं मिल सका था। थोड़ी देर बाद लैला रूख ने अपने बाप का घोड़ा अस्तबल से निकाला और लड़के को एक छोटी सी जाली वाली थैली में रखकर थैली को अपने गले में लटकाया और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ की जानिब रवाना हो गई। पहाड़ों के पास पहुंचकर वो थोड़ी देर सताने के लिए एक जगह दरख्तों की घनी छांव में बैठ के घोड़े को इसने एक दरख्त से बांध दिया था। इसने लड़के को थैली से निकाल कर अपनी हथेली पर रख लिया। वो दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। लैला रुख ने कहा। अब हम यहाँ सुकून से कुछ देर बैठते हैं। तुम मुझे अपने मुतालिक बताओ कि तुम कौन हो और इस मटर की फली में कैसे पहुंचे। मुझे तो ये सब जादू की बातें लग रही हैं। लड़के ने कहा। तुम ठीक समझी हो, ये सब एक जालिम जादूगरनी का किया धरा है। ठहरो, मैं शुरू से तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम दिलावर है। मैं भी आम लड़कों की तरह था और अपने माँ बाप के साथ एक गाँव में रहता था। एक दफ़ा गाँव में वबाई मराज फूट पड़े, जिससे मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। इस वक्त मैं कोई 8 साल का था। कुछ दिनों बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का सलूक मेरे साथ अच्छा ना था। वो ज़रा सी बात पर मुझे धन कर रख देती थी और शाम को जब मेरा बाप घर आता तो इससे मेरी सच्ची झूठी शिकायतें करती। इन शिकायतों को सुनकर मेरा बाप गुस्से में आ जाता और मेरी पिटाई शुरू कर देता। इन्हीं हालात में सालों गुजर गए और मैं 18 साल का हो गया। एक रोज़ मेरी सौतेली माँ की शिकायत पर मेरा बाप इतना नाराज़ हुआ कि पहले तो इसने मुझे खूब मारा पीटा, फिर मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे कहा कि अब मैं कभी अपनी शक्ल ना दिखाऊं। मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं था। मैं परेशानी के आलम में एक तरफ को चल पड़ा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। चलते चलते मैं एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ मैंने एक अजीब सा पुरस्कार स्याह रंग का महल नुमा एक घर देखा। मुझे जोरों की भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे इस घर से खाने की कोई चीज़ मिल जाए। मैं इस घर में दाखिल हो गया। हर तरफ सुकूत तारी था और एक कमरे में मैंने एक नहायत बदसूरत जादूगरनी को देखा। वो एक पलंग पर पड़ी बेखबर सो रही थी। सामने एक और कमरा था जिसके दरवाजे पर जेल जैसी सुलाखें लगी हुई थी और इनके पीछे कुछ बच्चे मौजूद थे। सब बच्चे खौफजदा और सहमे हुए थे। मैं इनके करीब गया तो मुझे एक बच्चे ने सरगोशी के अंदाज में कहा। खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओगे, जादूगरनी उठ गई तो वो तुम्हें भी हमारे साथ कैद कर देगी। मैंने इन्हें तसल्ली दी और पूछा कि वो लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए। उन्होंने बताया कि जादूगरनी इन बच्चों को पकड़ कर ले आती है जो अपनी अम्मी अब्बा को बताए बगैर अपने घरों से दूर दूर घूमने फिरने निकल जाते हैं। हम भी ऐसे ही बच्चे थे, इसलिए इसने हमें पकड़ लिया और हमें अपने घर ले आई। ये जादूगरनी हमसे अपने घर के सारे काम करवाती है और जब काम खत्म हो जाते हैं तो हमें इस कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगाकर खुद मज़े से सो जाती है।
ان بچوں کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس جیل خانے کی کنڈی کھول کر سب بچوں کو آزاد کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر سیدھے اپنے گھر جائیں۔ میں نے انہیں یہ تاکید بھی کی کہ آئندہ وہ اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر کہیں نہ جائیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور خوشی خوشی وہاں سے بھاگے۔ ان کے جانے کے بعد میں وہاں سے نکلنے کے لیے پلٹا، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جادوگرنی وہاں آ گئی ہے۔ بچوں کو جیل میں نہ پا کر وہ سمجھ گئی کہ میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ وہ غصے سے لال بگولا ہو گئی۔ اس نے اپنے دانت کھٹائے اور قہر بھری آواز میں بولی، تو نے ان بچوں کو یہاں سے نکال کر مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ میں ان بچوں سے اپنے گھر کے سارے کام کرواتی تھی، اب وہ تمام کام مجھے خود کرنے پڑیں گے۔ لڑکے، تجھے اس حرکت کی سزا ضرور ملے گی۔ میں تجھے جادو کے زور سے بالکل چھوٹا سا بنا کر مٹر کے بیج میں بند کر دوں گی، پھر اس بیج کو ایک ڈبے میں بند کر کے اپنے گھر سے باہر پھینک دوں گی۔ اگر تیری قسمت اچھی ہوئی تو کوئی اس بیج کو ڈبے میں سے نکال کر زمین میں بو دے گا تو اس میں سے مٹر کا ایک پودا نکلے گا جس میں ایک پھلی لگی ہوگی اور اس پھلی میں تو گہری نیند سو رہا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی نیک دل لڑکی تجھے پھلی سے نکال کر اخروٹ کا حلوہ بنا کر تجھے کھلائے گی تو تب ہی تو اپنی اصل شکل میں آ سکے گا۔ جو لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں اور غصہ دلاتے ہیں، ان کو ایسی عجیب و غریب اور انوکھی سزائیں دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر جادوگرنی نے ایک خوفناک عقل گایا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ پھر مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ لیلا رخ دلاور کی کہانی بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ کہانی ختم ہوئی تو وہ بولا، دلاور تم فکر مت کرو، میں تمہیں اخروٹ کا حلوہ بنا کر کھلاؤں گی تاکہ تم پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے۔ ویسے تمہارے دکھ بھری کہانی سن کر میرا دل بھر آیا ہے۔ تم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اب اطمینان رکھو، تم ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہنا، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ اٹھی، پہاڑ کے دامن میں اخروٹ کے درخت تھے، اس نے درختوں سے اخروٹ توڑے اور دلاور کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ اس کی ماں نے کھانا تیار کر رکھا تھا مگر لیلا رخ کو ذرا سی بھی بھوک نہیں تھی۔ وہ تو یہ چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد اخروٹ کا حلوہ بنائے اور دلاور کو کھلائے۔ اس نے دلاور کو زمین پر چھوڑ دیا تھا اور وہ باورچی خانے میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ لیلا رخ نے ایک چھوٹی سی ہڈیا کو دھو کر اس میں مکھن ڈال کر سوجی بھونی اور پھر اس میں کشمش، پستے، کھوپرا اور پہاڑ پر سے لائے ہوئے اخروٹ ڈالے۔ حلوے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر میں حلوہ تیار ہو گیا۔ لیلا رخ نے امرود کا ایک پتا لیا اور اس سے گول گول کاٹ کر ایک چھوٹی سی پلیٹ بنائی اور اس میں حلوہ ڈال کر اس پر چاندی کے ورق لگائے اور پلیٹ دلاور کے سامنے رکھ دی۔ گھر میں اتنا چھوٹا کوئی چمچ تو تھا نہیں کہ وہ اس سے حلوہ کھا سکے، اس لیے ماں رخ نے امرود کے پتے کے موٹے ڈنڈل سے ایک چھوٹا سا چمچہ بھی بنا دیا۔ دلاور نے اس چمچ سے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ حلوہ بہت مزے کا تھا۔ دلاور نے ڈنڈل والے چمچ میں تھوڑا سا حلوہ لے کر لیلا رخ کو بھی کھلانا چاہا۔ اس کی اس حرکت پر لیلا رخ ہنس پڑی اور بولی، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تم ہی کھاؤ۔ لیلا رخ کی ماں بھی وہیں بیٹھی تھی۔ لیلا رخ نے مسکرا کر اس سے کہا، ماں اب دلاور ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر ایسا ہی ہو، میں تو حیران ہوں کہ دنیا میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ میں تو ڈر رہی تھی کہ اسے مرغی ٹھونگ مار کر نہ کھا جائے یا بلی اسے اپنے بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہ لے جائے۔ لیلا رخ نے اپنی ماں کو دلاور کی پوری داستان شروع سے آخر تک سنا دی۔ اس کی ماں یہ تمام باتیں سن کر دنگ رہ گئی اور دلاور کی سوتیلی ماں ظالم باپ اور جادوگرنی کو برا بھلا کہنے لگی۔ اچانک وہ دونوں چونک گئے۔ کھلی کھڑکی سے دنگ کے ساتھ رنگوں کی روشنی اندر آنے لگی اور دلاور کو اپنے حصار میں لے کر اس کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ لیلا رخ اور اس کی ماں کی آنکھیں حیران ہو گئیں۔ جب روشنی کے 3 چکر پورے ہو گئے تو اس روشنی میں سے 17-18 سال کا ایک نہایت حسین اور جمیل لمبے قد کا نوجوان لڑکا برآمد ہوا اور اس کے ساتھ ہی رنگ برنگی روشنی غائب ہو گئی۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، لیلا رخ، میں دلاور ہوں، مجھ پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ لیلا رخ یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس کی ماں بھی حیرت بھری نظروں سے دلاور کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کسی شہزادے کی طرح خوبصورت تھا۔ اتنی دیر میں کسان بھی دوپہر کا کھانا کھانے گھر آ گیا۔ اس نے دلاور کو دیکھا اور اپنی بیوی سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس کی بیوی نے ساری کہانی اسے بھی سنا دی۔ کسان کو جب تمام باتیں پتہ چلی تو وہ بہت حیران ہوا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اب دلاور ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ وہ بھی بخوشی اور راضی ہو گیا۔ جب کسان دوبارہ کھیتوں پر چلا گیا تو دلاور، لیلا رخ اور اس کی ماں تینوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دلاور نے لیلا رخ کو ماں سے کہا، بس اب تو میرے دل میں ایک ہی خوف ہے۔ لیلا رخ اور اس کی ماں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب سے اس نے مزید کچھ نہیں کہا تو لیلا رخ کی ماں نے پوچھا، دلاور بیٹا، کیسا خوف؟ یہ کہ
آپ اپنی بات نہ بھول جائیں، دلاور نے جھوٹ موٹ کی اداسی سے کہا۔ کون سی بات؟ لیلی رخ کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ وہی بات جو آپ نے آج صبح کی تھی کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو میں اس کی شادی لیلی رخ سے کر دیتی۔ لیلی رخ تو یہ سن کر شرما گئی، مگر اس کی ماں ہنس کر بولی، جب میں نے ایک بات کہہ دی تو کہہ دی، میں اسے کیوں کر بھولوں گی۔ تھوڑے دنوں بعد دلاور اور لیلی رخ کی شادی ہوگی۔ دلاور اب گھر بار والا ہو گیا تھا اور اس کو گھر چلانے کے لیے کوئی کام تو کرنا ہی تھا، اس لیے وہ کسان کے ساتھ کھیتوں پر جانے لگا اور وہ بہت محنتی اور جفاکش لڑکا تھا۔ وہ کھیتوں پر صبح سے شام تک کام کرتا اور پہلے کسان اپنے کھیتوں میں سبزیاں وغیرہ ہی لگاتا تھا، مگر دلاور نے گندم، گنا، جوں، باجرہ اور مختلف قسم کی دوسری فصلیں بھی لگانا شروع کر دی تھی، جن کو بیچ کر کسان کو بہت سارے پیسے ملنے لگے۔